हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अग्रवाल ट्यूटोरियल्स में। आज हम एक क्वेश्चंस ले रहे हैं। हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि कैसे हम एक एम्पियर को वॉट में कन्वर्ट करें। क्या ये पॉसिबल है कि एम्पियर को वॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बहुत सारी थ्योरीज अवेलेबल हैं इस टॉपिक के ऊपर, बहुत सारे वीडियोस भी अवेलेबल हैं, लेकिन क्या एक्चुअल में एम्पियर को वॉट में कन्वर्ट किया जा सकता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम कोई एक पर्टिकुलर एम्पियर ले लेते हैं। लेट अस सपोज समवन इज सेइंग यू कि यू हैव ए 5 एम्पियर ऑफ करंट। वी हैव करंट I इज इक्वल्स टू 5 एम्पियर। सो यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू वॉट। वॉट क्या होता है आप सभी को पता है। वॉट मतलब पावर। कौन सा पावर? अगर हम देखें कि डीसी और एसी, हमारे पास दो टाइप की सप्लाई होती है, डीसी एंड एसी सप्लाई। डीसी और एसी दोनों ही केस में हमारे पास पावर है। तो वॉट से हम जिस पावर को कहते हैं वो डीसी के केस में सिंपल पावर के नाम से हम उसको जानते हैं, ठीक है। जबकि एसी के केस में हम उस पावर को कहते हैं एक्टिव पावर, ठीक है। क्योंकि वहां पर एसी सप्लाई के अंडर में हमारे पास रिएक्टिव एलिमेंट्स पिक्चर में आ जाते हैं, जैसे इंडक्टेंस है, कैपेसिटेंस है, जो कि डीसी के केस में हमारे पास नहीं होते हैं, राइट। तो जब भी हम वॉट की बात करते हैं तो हमेशा आपके मन में एक इमेज आ जानी चाहिए कि वॉट मतलब वो पावर जो हम यूज कर रहे हैं, जो हम कंज्यूम करते हैं, जो हम यूटिलाइज कर रहे हैं। जैसे हम कोई भी डिवाइस चलाते हैं, पंखा, लाइट, कूलर, बल्ब, कुछ भी चलाते हैं, तो उन डिवाइसेस से जो पावर का कंजम्पशन हो रहा है वो हमारी यही पावर होती है, जिसको वॉट में हम मेजर करते हैं, राइट। नाउ अगर आप डीसी पावर की बात करें, जिसको हमने आपको अभी बताया कि डीसी में जो हमारे पास पावर है जिसको हम वॉट से मेजर करते हैं, दैट कैन बी सिंपली रिटन एज V इंटू आई। V इज इक्वल्स टू V इंटू आई, वोल्टेज मल्टीप्लाइड विद करंट, ठीक है। यहाँ पर पावर फैक्टर का कोई कॉन्सेप्ट हमारे पास नहीं होता है, क्योंकि पावर फैक्टर हमेशा वहां पिक्चर में आएगा जहां आपके पास रिएक्टिव एलिमेंट्स होंगे। साथ ही साथ आप P इज इक्वल्स टू वी आई को आप आई स्क्वायर आर से भी डिनोट कर सकते हैं और वी स्क्वायर अपॉन आर से भी डिनोट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप एसी पावर की बात करते हैं तो एसी पावर में हमारे पास P इज इक्वल्स टू, रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट एक्टिव पावर नाउ बिकॉज वी आर डीलिंग विद एसी नाउ। सो इस एसी पावर की कंडीशन में ये जो कैपिटल P है, दिस इज नोन एज एक्टिव पावर और रियल पावर और ट्रू पावर जिसको हम कहते हैं। एंड इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज वी आई कॉस फाई। इट कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। ऐसा क्यों हम कर सकते हैं? क्योंकि कोई भी पावर अगर कंज्यूम होती है तो वो सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस में ही होती है। किसी भी रिएक्टिव एलिमेंट में लाइक इंडक्टर और कैपेसिटर में कोई भी पावर कंज्यूम नहीं होती है, राइट। इसीलिए हम यहाँ पर वी आई कॉस फाई को आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर अपॉन आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करने का एक दूसरा तरीका और है। हम कैसे इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? लाइक कॉस फाई जो आपका पावर फैक्टर है उसको हम R अपॉन Z से रिप्रेजेंट करते हैं। इस केस में जो Z है दैट इज इम्पीडेंस और उसको हम कहते हैं V अपॉन I। अगर हम इसमें Z की जगह V अपॉन I को पुट करते हैं तो वी विल गेट R अपॉन V अपॉन I ऊपर जाएगा, यू विल गेट I इंटू R अपॉन V, ठीक है। अगर आप इस टर्म को ऊपर फॉर्मूले में पुट करते हो P इज इक्वल्स टू वी आई कॉस फाई में, तो आपको मिलता है वी आई जो आपको पहले से है, cos फाई की जगह हमारे पास आ गया है आई आर इंटू वी, वी से वी कैंसिल हो गया है, यू गेट आई स्क्वायर आर। एंड इन द सिमिलर वे आप वी स्क्वायर आर को भी यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सिंगल फेज पावर की बात हो रही है, वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगल फेज पावर इन दिस केस। बट अगर आप थ्री फेज पावर की बात करोगे तो थ्री फेज पावर को समझने के लिए आपको एक सर्किट समझना होगा, छोटा सा एक सर्किट। लेट अस से हमारे पास डीसी के केस में ये एक सर्किट है जिसमें एक लोड लगा हुआ है। वी डोंट नो द नेचर ऑफ लोड। नेचुरली डीसी के केस में किसी भी नेचर का क्यों ना लोड हो, वो सिर्फ एक रेजिस्टिव सर्किट की तरह ही बिहेव करेगा। अगर वहां इंडक्टर होगा तो वो वहां से एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, और अगर कैपेसिटर होगा तो वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है डीसी कंडीशन में। तो इफ दिस इज V, दिस इज द करंट सप्लाइंग थ्रू दिस सर्किट इज I एंड दिस इज द लोड वी हैव डीसी के केस में, जिसमें हमारा जो पावर है वो है V इंटू आई। जब एसी पावर की बात करते हैं, P इज इक्वल्स टू वी आई कॉस फाई की बात करते हैं, तो हमारे पास एक सर्किट हो जाता है ये इस टाइप का, जिसमें हमारे पास एक एसी सोर्स ऑफ वोल्टेज लग जाता है V। स्मॉल v स्मॉल I आर द इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ वोल्टेज एंड करंट इन द सर्किट, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर सोर्स को आप देखोगे तो इस सोर्स के दो टर्मिनल्स हैं, एक ये वाला टर्मिनल है, एक ये वाला टर्मिनल है।
डीसी के केस में भी एक ही टर्मिनल था, एक ही टर्मिनल था। इन दिस साइड वी हैव पॉजिटिव, इन दिस साइड वी हैव नेगेटिव। बट एसी के केस में सिंस द वेव फॉर्म इज ऑल्टरनेटिंग इन नेचर, आपका जो पोलैरिटी है वो हर एक हाफ साइकिल के बाद चेंज होता है, राइट? तो वो कुछ समय के लिए पॉजिटिव होगा, जहां पॉजिटिव था कुछ समय बाद वो नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन आप सभी को पता है एसी में हमारे पास दो टर्मिनल्स होते हैं, जिसको आप एक को कहते हो फेज और लाइव टर्मिनल, और दूसरे को कहते हो न्यूट्रल, राइट, या ग्राउंडेड टर्मिनल। क्योंकि आप कभी भी सिंगल फेज सप्लाई को जब ऑब्टेन करते हो तो दो टर्मिनल्स के बीच से ऑब्टेन करते हो, जिसमें एक आपका लाइव वायर होता है या फेज वायर होता है, और दूसरा आपका न्यूट्रल वायर होता है। जब आप थ्री फेज की बात करते हो, थ्री फेज, ठीक है, थ्री फेज सर्किट्स में अगर आपने थ्री फेज के बारे में थोड़ा सा पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा कि थ्री फेज इज नथिंग बट ए कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री सिंगल फेज सर्किट्स। अगर आप तीन सिंगल फेज सर्किट्स को कंसिडर करें तो वो एक थ्री फेज की तरह बिहेव करने लग जाता है। उसके बाद अगर उन तीनों फेजेस को आप एक प्रॉपरली एक कनेक्शन में कनेक्ट करते हो तो वहां आपको एक स्टार कनेक्शन मिल जाता है, एक डेल्टा कनेक्शन मिल जाता है, ठीक है। स्टार और डेल्टा कनेक्शंस को जिस हम ये जो फेजेस हैं इनको कनेक्ट करने के तरीके के बेसिस पे उनको डिफाइन करते हो। तो अल्टीमेटली व्हेन यू टॉक अबाउट थ्री फेज, तो इट इज नथिंग बट ए कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री सिंगल फेज सिस्टम्स। इसका मतलब ये है कि अगर सिंगल फेज की पावर वी आई कॉस फाई है तो थ्री फेज की जो पावर होगी वो थ्री टाइम्स ऑफ सिंगल फेज पावर होना चाहिए, ठीक है। तो थ्री टाइम्स ऑफ सिंगल फेज पावर का मतलब है हमारे पास जो पावर है वो थ्री वी आई कॉस फाई होनी चाहिए। बट सिंस थ्री फेज के कंडीशन में हमारे पास वोल्टेजेस करंट दो टाइप के होते हैं, जिनमें हम एक को फेज वोल्टेज कहते हैं, एक को लाइन वोल्टेज कहते हैं। सिमिलरली एक को फेज करंट कहते हैं और एक को लाइन करंट कहते हैं, राइट। तो इन दैट बेसिस अगर आप सिंगल फेज सर्किट को देखें, इस वाले सर्किट को अगर आप देखें तो ये जो सर्किट है इसमें वोल्टेज मेजर्ड इन बिटवीन ए फेज एंड न्यूट्रल इज बेसिकली नोन एज फेज वोल्टेज। जो भी वोल्टेज फेज और न्यूट्रल के बीच में मेजर की जाती है एज पर द डेफिनेशन, दैट वोल्टेज इज नोन एज फेज वोल्टेज, and the current which is passing through this particular portion of the circuit is known as the phase current। इसका मतलब ये हुआ कि सिंगल फेज में जो हमने P is equals to VI cos phi लिखा था, चूंकि वहां पर फेज और लाइन का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, लेकिन ये VI cos phi VP IP cos phi है, because that V is your phase voltage and that I is your phase current। In the same way three phase में चूंकि we have the concept of phase and line, तो in this case we can write here 3 VP IP cos phi, ठीक है। This voltage is written in terms of phase quantities। In the similar way if you write this power in terms of line quantities you will get under root 3 VL cos phi। अगर आप स्टार डेल्टा कनेक्शन के फेज लाइन क्वांटिटीज के बीच में रिलेशंस को यहाँ पुट करते हो तो you will get this particular voltage which is measured in watt, ठीक है। तो ये तो था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट पावर, बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू आवर टॉपिक वेयर वी आर सेइंग कि करंट को वॉट में कैसे कन्वर्ट करना है। नाउ आप एक चीज यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे हैं कि तीनों के तीनों पावर में हमारे पास करंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। डीसी के केस में सिंस हमारे पास किसी भी तरह का पावर फैक्टर नहीं है, वी हैव ओनली वोल्टेज एंड करंट, तो आपको अगर डीसी के कंडीशन में करंट से पावर में और वॉट में कन्वर्ट करना है तो आपको वहां पर वोल्टेज की जरूरत पड़ने वाली है, बिकॉज विदाउट गेटिंग नो अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द डीसी वोल्टेज यू विल नॉट बी एबल टू कन्वर्ट दैट करंट इनटू द पावर, ठीक है। लेट अस सपोज आपके पास डीसी वोल्टेज दिया हुआ है 100 वोल्ट्स। अगर आपके पास डीसी वोल्ट 100 है या कितना भी है, मतलब जस्ट एन एग्जांपल मींस आई एम जस्ट telling you the answer ki if someone is saying ki for a DC circuit if current is given as 5 ampere how much will be the wattage of power, ठीक है। तो in that case you should ask कि how much is the voltage, या फिर आप अपने मन से एक वोल्टेज कंसीडर कर सकते हो। एज एन स्टैंडर्ड आप 200 वोल्ट 220 वोल्ट डीसी सप्लाई ले सकते हो कि उसके हिसाब से अगर आप पावर कंसीडर करते हो, यानी कि डीसी सर्किट में आप पावर कंसीडर कर रहे हो, तो you will find power as 100 is the voltage, 5 is the current, you will have 500 watt, ठीक है। इन दिस केस एसी में अगर आप आ जाते हैं तो एसी के केस में आपको वोल्टेज के साथ साथ पावर फैक्टर की भी जरूरत पड़ती है। अब अगर आपके पास सिंगल फेज सप्लाई है तो सिंगल फेज सप्लाई का जो स्टैंडर्ड वोल्टेज होता है वो 220-230 वोल्ट होता है। तो अगर आपको वोल्टेज V का वैल्यू नहीं भी गिवन है तो भी आप
इस पर्टिकुलर रेंज ऑफ वोल्टेज को कंसिडर करके यू कैन गो फॉर कैलकुलेशंस ऑफ पावर, राइट। P इज इक्वल्स टू VI cos phi आपको चाहिए। इसमें आप V की ये वैल्यू कंसिडर कर लीजिए, सिंगल फेस वोल्टेज जो कि 230 वोल्ट है लगभग, और करंट आपको पता ही है 5 एम्पियर है। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ इज वी गेट दिस पावर फैक्टर, ये पावर फैक्टर कहां से आएगा, राइट। पावर फैक्टर आपका लोड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप एक RL सर्किट की बात करते हैं तो RL सर्किट में आपके पास ये वोल्टेज है और ये करंट है, जिसमें आपका करंट फाई एंगल से लैग करता है। अगर आप इस पर्टिकुलर केस में देखें तो करंट के दो फैक्टर्स हैं, एक फैक्टर आपका वर्टिकली अलाइंड है जिसको आप I sin phi कहोगे, दूसरा फैक्टर आपका हॉरिजॉन्टली अलाइंड है जो आपको I cos phi कहोगे। तो ये जो I cos phi है, दिस I cos phi इज द फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल टू कंज्यूम दिस पावर, बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि पावर सिर्फ रेजिस्टेंस में कंज्यूम होती है, और इस पावर फैक्टर में आप देख सकते हो कि वोल्टेज के साथ सेम फेज में जो करंट का कंपोनेंट है वो है I cos phi, दिस इज कॉल्ड एक्टिव कंपोनेंट ऑफ द करंट। जब वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होते हैं तो वो एक रेजिस्टिव सर्किट कहलाता है, एक रेजिस्टिव केस कहलाता है। दैट मींस यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई योर वोल्टेज विद द कंपोनेंट ऑफ दिस करंट, दैट इज I cos phi, आपका पावर मिल जाता है, दैट इज VI cos phi। ठीक है, तो अगर आपके पास 5 एम्पियर गिवन है तो दैट 5 एम्पियर इज नथिंग बट योर टोटल करंट I, जिस I की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ I sin phi का होल स्क्वायर प्लस I cos phi का होल स्क्वायर। ठीक है, अल्टीमेटली I का मतलब क्या हुआ, I का मतलब हुआ I cos phi का होल स्क्वायर प्लस I sin phi का होल स्क्वायर। इन दैट केस इफ यू नो द वैल्यू phi, दैट मींस आपके पास एक्टिव कंपोनेंट और रिएक्टिव कंपोनेंट दोनों करंट की वैल्यू है। नेचुरली इस रिएक्टिव कंपोनेंट की वजह से पावर का कंजम्पशन नहीं हो रहा है, क्योंकि ये किसी भी तरह से पावर को कंट्रीब्यूट नहीं करता है। इसका मतलब ये होगा कि जो भी आपको I का वैल्यू दिया जाएगा दैट विल बी मोर देन द एक्चुअल करंट कंजम्पशन, क्योंकि जो आपको 5 एम्पियर यहाँ इस केस में हम लेकर चल रहे हैं, दैट 5 एम्पियर इज नथिंग बट ए कॉम्बिनेशन ऑफ दिस एक्टिव एंड रिएक्टिव कंपोनेंट, जिसमें से ओनली एक्टिव कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रीब्यूट दिस पावर। तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि अगर आपके पास सिंगल फेस पावर है, सिंगल फेस सर्किट है जिसका सिंगल फेस वोल्टेज है लगभग 230 वोल्ट, करंट आपके पास 5 एम्पियर है और पावर फैक्टर के बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है, तो आप एक अप्रोक्सीमेट पावर का कैलकुलेशन कर सकते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, जो आपको मिलेगा 1150 वॉट। ये एग्जैक्टली पावर नहीं है लेकिन एक अप्रोक्सीमेशन है जो कि हमने लिया है इस I sin phi कंपोनेंट को भी कंसीडर करते हुए, क्योंकि आइडियली हम ये मानकर चलते हैं कि जो phi कंपोनेंट है, जो phi फेज एंगल है, दैट इज स्मॉल। ठीक है, जो phi कंपोनेंट है दैट इज स्मॉल, एंड बिकॉज ऑफ द स्मॉल फेज एंगल phi, I cos phi हैज द मैक्सिमम वैल्यू अमंग दीज टू क्वांटिटीज ऑफ दिस करंट्स। ठीक है, तो हम एक अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेशन कर सकते हैं कि 5 एम्पियर में सिंगल फेज में लगभग कितना पावर कंट्रीब्यूट हो सकता है। तो आप अप्रोक्सीमेटली यहां से बता सकते हैं कि दैट इज अराउंड 1150 वॉट। एग्जैक्ट कैलकुलेशन के लिए यस यू रिक्वायर द पावर फैक्टर, बिकॉज सब कुछ पावर फैक्टर पर ही डिपेंड करता है। वहीं 3 फेज में आप चलते हैं तो 3 फेज में आपके पास पावर है 3 फेज की, दैट इज P इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3 VL IL cos phi या फिर 3 VP IP cos phi। अब आप 3 फेज में बात करते हैं तो 3 फेज कंडीशन में इफ आई एम सेइंग कि मेरे पास 5 एम्पियर करंट है तो दैट 5 एम्पियर इज नथिंग बट योर लाइन करंट, बिकॉज हमेशा अगर हम 5 एम्पियर करंट को मेजर कर रहे हैं एम्पियर मीटर लगा के, तो दैट इज बीइंग मेजर्ड एज द लाइन करंट, वो लाइन करंट होता है। इन द सेम वे 3 फेज का जो स्टैंडर्ड वोल्टेज होता है वो होता है लाइन वोल्टेज, और लाइन वोल्टेज होता है लगभग 415 वोल्ट। ठीक है, एक स्टैंडर्ड 3 फेज का वोल्टेज है 415 वोल्ट, जो दो लाइन के बीच में मेजर किया जाता है। दो लाइन मतलब जैसे ये दो फेजेस हैं, एक R फेज है एक Y फेज है, इन दोनों के बीच में जो भी वोल्टेज मेजर होगी दैट वोल्टेज इज नथिंग बट इक्वल्स टू 415 वोल्ट्स, राइट। तो इस कंडीशन में भी सेम वही सिनेरियो है कि आपके पास जो cos phi है वो अवेलेबल नहीं है, और अगर हमारे पास cos phi अवेलेबल नहीं है तो हम एक अप्रोक्सीमेशन करके ही इस वोल्टेज का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ
एज्यूम्ड लाइन वोल्टेज विच इज स्टैंडर्ड ऑफ द वोल्टेज, ठीक है। अगर हमें नहीं पता तो वी जस्ट हैव टू कंसीडर द स्टैंडर्ड वोल्टेज ऑफ थ्री फेज लाइक 415 420 वोल्ट्स, and in case of single phase we can consider it 220 volt or 230 volts. So like that we can go for calculations of power, ठीक है। तो डायरेक्टली हमसे अगर कह रहा है कोई कि एक एम्पियर से वॉट को कैलकुलेट करके बताओ, तो बेसिकली वी रिक्वायर सम एडिशनल इंफॉर्मेशन टू डू सो। लेकिन अगर हम इन बेसिक्स के बारे में जानते हैं और इन बेसिक्स को समझते हैं तो शायद हम वहां कुछ आंसर देने के लिए जरूर एबल हो पाएंगे, बिल्कुल ब्लैंक हम नहीं होंगे। बिकॉज हमें अगर इतना थ्योरेटिकल नॉलेज है, इतना बेसिक नॉलेज हमें है कि इस तरह से हम चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वी कैन गो फॉर इट, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली द डिस्क्रिप्शन। अगर आपको डिस्क्रिप्शन समझ में आया है, अगर आपको थोड़ा फंडामेंटल चीजें समझ में आई हैं, तो आप जरूर इससे सीखते हुए अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वो फ्रेंड्स भी, आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी सीख सकें। और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बने रहें चैनल पे, ताकि इस तरह के लर्निंग वीडियोस आपके सामने आते रहें और आप उन लर्निंग वीडियोस से सीखते रहें और अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहें, ठीक है। जल्दी ही फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।